हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। एंड दिस इज तानिया यादव। स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट का, कर्नल एंड मिसेस एस.के. भारद्वाज, द वेटरन कपल, who are here to share their story of trekking to Everest Base Camp at an age of 57 and 62 respectively. हेलो मैम। हेलो सर। थैंक यू। सफ़र ठीक रहा आप लोगों का? सही पहुंच गए आप लोग यहाँ तक? हाँ, ठीक पहुँच गए। मैं कर्नल सुरेश कुमार भारद्वाज, retired army officer. I retired after 33 years of service in army. मेरा फौजी करियर तो 33 नहीं बल्कि 43 years कहेंगे, क्योंकि 11 साल की उम्र में हम सैनिक स्कूल में चले गए। सैनिक स्कूल में क्लास 6 से ही फौजी लाइफ स्टार्ट हो जाती है। स्कूल से निकलने के बाद फिर आर्मी में जाने का बहुत मन था, एनडीए नहीं हो पाया। फिर मैं वेटनरी कॉलेज ज्वाइन किया, वेटनरी पास करके फिर आरबीसी कोर में, वेटनरी कोर में आर्मी ज्वाइन किया। 33 साल की सर्विस आर्मी में करके रिटायरमेंट के बाद सोचा कि जो पहले के हमारे शौक थे माउंटेनिंग के, ट्रैकिंग के, उनको जारी रखा जाए। एज कितनी थी? जब मैं माउंट एवरेस्ट ट्रैकिंग के लिए गया तो मेरी एज 62 साल थी। नहीं, जब आपने ये- आर्मी ज्वाइन करा तब क्या थी आपकी एज? आर्मी ज्वाइन किया तो मेरी 25 साल थी। अच्छा 25, फिर तो ठीक है, क्योंकि आपने बताया ना पहले के शौक, तो 25 साल की एज तक तो शौक आ जाते स्कूल हैं। में शौक थे लेकिन पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो इतने नोट हमारे पास नहीं थे कि ट्रैकिंग के लिए नोट भी चाहिए। मैं स्कूल टाइम से ही ट्रैकिंग करता रहा हूँ। कौन से स्कूल में थे आप? आर्मी स्कूल सैनिक में? स्कूल को निकला। वहाँ पे ट्रैकिंग पे लेके जा रहे हैं पहाड़ों पे? जब भी वेकेशन होती थी स्कूल की तो मैं कभी घर आना पसंद नहीं करता था, इसके बजाय वेकेशन पे ट्रैकिंग वगैरह पे जाना पसंद करता था। नहीं, एक्चुअली यूजुअली क्या है ना, अभी जो हमारे टाइम में है, आई गेस स्प्लैश पार्क हम गए स्कूलों में, कहाँ पे स्प्लैश पार्क में, जू वगैरह में ज्यादा गए। से ज्यादा वो भी। हम तो कॉलेज में भी जब वेकेशन होती थी तो माउंटेनिंग क्लब ज्वाइन कर रखा था, माउंटेनिंग ट्रैकिंग के लिए जाते थे। आप सांडकफू नेपाल में गए, माउंट आबू रॉक क्लाइंबिंग के लिए गए। सैनिक स्कूल में ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए वो सब कुछ करते हैं। आपको पढ़ाई के अलावा हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं बच्चों को। और सर मैंने सुना है कि वहाँ पे सुबह से ही जैसे 5 बजे पीटी के लिए उठाना, और वही रूटीन रहता है जो एक आर्मी पर्सन का रहता है। हाँ, उससे भी ज़्यादा हार्ड रहता है स्कूल में। हाँ। मॉर्निंग में 5 बजे उठे, पीटी के लिए गए, पीटी के बाद आके फिर दौड़ के आए, नहाए, नहा के तैयार हुए, फिर वहीं पे हॉस्टल में फॉलन ड्रेस चेक होएगी। जिसकी ड्रेस ठीक नहीं है, ब्रासो नहीं किया, पॉलिश नहीं किया, वहीं पनिशमेंट मिलेगी। फिर इन क्रीज मार्च करते हुए स्कूल क्लास में जाएंगे, क्या करते हुए? मार्चिंग करते हुए। अच्छा, वन परेड, जैसे आप एनसीसी में परेड देखते हॉस्टल हो, से मार्च करते हुए स्कूल में? हॉस्टल से स्कूल में मार्च करते हुए जाएंगे। कितना डिस्टेंस था उसका? उसमें वो भी बहुत लंबा But लगता it is था too बच्चों much. को। उस टाइम पे लंबा लगता था। काफी लंबा लगता अभी था। जब स्कूल में गए हम तो हमें लगा कि हम स्कूल में जब थे तो इतना दूर लगता था क्लासरूम, और अभी तो ये नजदीक ही है। तो अभी आप गाड़ी में गए होंगे ना, अब नोट आ गए ना? नहीं, अभी पैदल भी जाओ Difference आता है तो ना थोड़ा सा। पैदल भी जाओ तो अब बड़े हो गए ना, बड़े बड़े कदम थे। तब बच्चे थे तो छोटे छोटे कदम थे। आपका स्कूल एक्सपीरियंस? मैं तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा, सिंपल से लाइफ थी जो हमने जी है। मेहनत करी है। अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज, स्टिल सेटल्ड? फुली सेटल्ड। द Yes. ब्यूटी ऑफ अरेंज मैरिज। कितने सालों की शादी को आपके लगभग अप्रोक्सीमेटली? 35। 35 साल से आप लोग साथ हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, कैसे कैसे शुरू किया, कहाँ से क्या गए थे? एक बार थोड़ा सा सारा स्टोरी के बारे में बताएंगे, ट्रैवल हाँ, स्टार्टिंग आप से बताओ लेके और अभी तक। बच्चों से डिस्कस किया कि भी कैसे जाना चाहिए, अपने आप अपने ओन पे जाना चाहिए या ट्रैवल टूरिस्ट जो है, ट्रैवल ऑर्गेनाइजर्स, उनके थ्रू जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो हमने डिसाइड किया फिर कंपनी, इंडियन कंपनी जो नेपाल में ऑपरेट करती है ट्रैकिंग का, उनके थ्रू हमने बुकिंग कर। जोश था, जाने का उत्साह था कि ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, वो भी एपिक ट्रैकिंग पे। एवरेस्ट का नाम ही सुन के जो है आपको अलग वो होता है कि अलग जोश होता है कि एवरेस्ट पे जाना। हमने तो सिर्फ मूवीज और कहानियों में ही देखा, ऊंचाई हमने देखी ही नहीं है। तो हम निकल पड़े यहाँ से, चंडीगढ़ से।
पहुंचे फरीदाबाद, बच्चों के पास रुके रात को। दिल्ली एयरपोर्ट पे रिपोर्ट किया तो वहाँ पे मेरा क्लास फेलो चीफ कस्टम ऑफिसर था, तो उन्होंने VIP कॉरिडोर से हमें अंदर लिया और कॉफी पूरी पिलाई, फ्लाइट ली और फिर हम पहुँच गए काठमांडू। 8 बजे हम काठमांडू लैंड कर गए। काठमांडू से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है एवरेस्ट बेस ट्रैकिंग। काठमांडू से हम काठमांडू पहुंच के हम होटल में जैसे ही रुके तो हमें वहां जाके पता चला कि जो लुकला की फ्लाइट है वो आने वाली नहीं है। सबसे बड़ी टेंशन हमें ये होगी कि अब क्या होगा, क्योंकि एक एक दिन हमने गिना हुआ था कि कहाँ कहाँ पहुंचना है, कैसे वापस आना, और बायर वापसी का टिकट भी हमने करवा रखा था। उसके बाद पता चला कि रामशेप से हमें लुकला की फ्लाइट मिलेगी और रामशेप हमें जाना है और रात को ही निकलना पड़ेगा। हमने थोड़ा लोकल घूमना भी था, घूमने का दिमाग में टेंशन थी कि घूमना नहीं हो पाएगा क्योंकि वापसी की टिकट भी उसी हिसाब से हमने हो रखी थी जो थी, और घूमना जरूरी था, घूमना भी बाहर जरूरी आए- था। बाहर आए एंड हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, लुकला को सबसे डेंजरस एयरपोर्ट बताया जाता है, तो वो क्यों बताया जाता है? लुकला में वहाँ पे लैंड करने के लिए स्पेशलाइज ट्रेनिंग होनी चाहिए पायलट की। स्पेशल जो ट्रेन है वही वहाँ पे लैंड करते हैं। डेंजरस लैंडिंग स्ट्रिप माना जाता है लुकला। अच्छा, डर वर लगा या अपन बेपरी चल रहे हैं, हम नहीं नहीं, चल जाते हुए तो डर बिल्कुल भी नहीं लगा। वापसी में थोड़ा सा था, वो बताते हैं आगे, रहे। क्योंकि बादलों की वजह से थोड़ा सा था हमें Disturbance। जो। जैसे ही हम लुकला पहुंचने से पहले रामाशेप से जब हमने फ्लाइट पकड़ी तो उस फ्लाइट में विंडो से जब देखा सीन बहुत अच्छे लग रहे थे, रिवर बेड नीचे सारा, पर बीच बीच में क्या एयर पॉकेट में टर्बुलेंस था। उस टर्बुलेंस में हवाई जहाज, छोटा सा जहाज है, तो पूरा शेक कर रहा था। पूरा हिल रहा तो था। एकदम से डर लगता कि पता नहीं कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं तो फौज में रहा हूँ, AN-12 में बहुत सफ़र किया, इसलिए हमें पता है कि एयर पॉकेट्स होती हैं, होता है ऐसा। सॉरी फॉर इंटरप्शन, क्या लगता है अगर फौज में रहने से हमें बता सकता है, सिर्फ रहने से हिल रहा है, अगर हम फौज में हो तो बच जाएंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो? क्योंकि वो एक कॉमन फिनोमिना है। डर को संभाल सकते हैं एयर कि- पॉकेट्स आती हैं जिसमें टर्बुलेंस की वजह से हवाई जहाज पूरा काम जाता है। ये बात पर पायलट का सूझबूझ से अच्छे तरीके से लुकला एयरपोर्ट पे लैंड करवाया, जो कि बहुत डिफिकल्ट बनाया था। फिर आप तो आर्मी में थे, आप नहीं थे, आपको डर वर लगा? नहीं, जाते हुए मुझे कोई फीलिंग नहीं हुई क्योंकि भरोसे बैठे थे कोई नहीं, ये नहीं, चिल हैं तो हम भी रहते। विंडो सीट थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। एक्साइटमेंट लेवल ज्यादा था। आधे घंटे की फ्लाइट है, आधे घंटे में पता ही नहीं चला कब टर्बुलेंस चला ही जाएगा, 2-3 सेकंड में फ्लाइट में बैठे हैं चिल। 11 बजे लुकला हम लैंड 11 कर बजे। ये 4 घंटे के आगे ट्रैकिंग थी, डाउन था सारा, तो हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई चलने में, इजीली हम और मतलब आपको जो पहला दिन था, सामान ट्रैक का पहला दिन था, जोश था, उत्साह था कि हम एवरेस्ट ट्रैकिंग के लिए आए, इसलिए थकावट नाम की चीज कोई उसे फील नहीं हुई। दूसरा, एक तो ढलान थी, नीचे की तरफ जाना था, दूसरा मन में उत्साह था, पहला दिन था, इसलिए हम जल्दी अपने 4 घंटे में हम पहुंच गए फागडिंग में रात को वहीं पे रुके। और मतलब ट्रैकिंग के टाइम पे सामान वगैरह कैसे आता था? ये एक चीज ध्यान देने की है कि ट्रैकिंग में आपका सामान ज्यादा नहीं होना चाहिए। 30 kg हमारे दोनों का सामान। वो खुद ही एक्चुअली carry 10 kg तो हमारा गाइड उठाता है और 5 kg हमें खुद उठाना होता अच्छा, 10 kg कौन उठाता है? है। गाइड गाइड पोर्टर सॉरी पॉटर। तो वो सबके होते हैं या अब 10 kg हमारा होगा, 10 kg इनका होगा, हर एक का 10 हर kg किसी का पोर्टर दो के साथ होता है? अलग अलग होता है। 2 सबका। ट्रैकर्स के ऊपर एक एक पोर्टर पोर्टर होता रहता है और जनरली। और आपकी मर्जी है, आप अलग से अपना पोर्टर हायर करने जाते हैं तो पोर्टर अलग से हायर कर लेते हैं। वो भी पीठ पे ही कैरी करते हैं हाँ, या- पीठ पे कैरी करते हैं और वो 3000 रुपीज पर डे चार्ज करते हैं पोर्टर। और वो लोग 80 kg तक एक जना इजीली उठा उठा लेते हैं। हटे कटे होंगे ना पोर्टर। नहीं, उनको आदत है, उनको उस आदत है terrain में वही रहने है। की। तुम्हारे जैसे भी थे पतले। अच्छी बात है। होते हैं, मैं भी उठा लेता हूँ ऐसे वजन तो मतलब 5-7 किलो तक। फागलिंग से नामचे बाजार डिफिकल्ट ट्रैक है। आधा ट्रैक तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट मिड पॉइंट के बाद जो हिलेरी ब्रिज है, सस्पेंशन हलेरी सस्पेंशन ब्रिज है, वहां तक कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, नीचे नीचे ही है।
उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम वाली उसके आगे चढ़ाई बहुत सीधा चढ़ाई है, टफ चढ़ाई 70 है। डिग्री के आसपास। एंगल के एंगल पे आसपास है। एलिवेशन है। जैसे हिलरी ब्रिज क्रॉस किया तो चढ़ाई एकदम से 70 डिग्री एलिवेशन पे आ गई और ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होने लगी। नामचे बाजार वहां का एक बहुत खूबसूरत सिटी टाइप गांव है जो सिल्क रूट के जमाने से ट्रेडिंग के लिए फेमस था। वहां पे कोई बस नहीं आती, कोई रोड नहीं है, सारा सामान पीठ पे ही जाता है और वहां से आगे लॉजिस्टिक जो मेंटेन करते हैं एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैकिंग का, तो सारा वहीं से लगभग लॉजिस्टिक सप्लाई नामचे बाजार से ही होती है। आप भी फिजिकली कोई इश्यूज आए थे इतना हाई ऑल्टीट्यूड पे जाके, या सब नॉर्मल था? नामचे बाजार की हाइट 2875 मीटर्स है। आपको स्पेसिफिक याद नहीं है? स्पेसिफिक याद है क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड में काउंट हो जाता है। 9000 फीट हाइट से ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड में आता है, तो वो हाई एल्टीट्यूड में है। जैसे हमारा लद्दाख में कारगिल और परतापुर ये एरिया है, उतनी हाइट पे नामचे बाजार। उस हाइट पे जाके तरीके से तो एक दिन वहाँ पे रुकना चाहिए, एक्लिमेटाइज करना चाहिए। रूटीन में ऐसे ही है कि नामचे बाजार एक दिन एक रात रुको, अगले दिन थोड़ा वहाँ पे वॉक करो 5-6 किलोमीटर और फिर वापस नामचे बाजार में ही आराम करो, ताकि उससे क्या शरीर आपका एक्लिमेटाइज हो जाएगा, आपका हेमोग्लोबिन लेवल उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा कि ऑक्सीजन की कमी महसूस ना हो। लेकिन हम वैसे ये भी करते हैं कुछ लोग कि श्यांगबोचे ऊपर है, श्यांगबोचे पे जाके वापस नामचे बाजार रुकते हैं, उससे नेक्स्ट डे वापस अगली जर्नी स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्यों? एक्लिमेटाइज अच्छा, वहाँ पे अकोमोडेशन के लिए इतना सही है? एक्लिमेटाइजेशन के लिए आपका शरीर को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो 24 घंटे उस एल्टीट्यूड पे जाके 24 घंटे आपको आराम करना जरूरी है, ताकि आपका हेमोग्लोबिन लेवल उस लेवल पे आ जाए कि ऑक्सीजन की जो कमी है उसको कंपनसेट कर सके। हम लोग याद सा नहीं आया? हाँ, हम लोग नामचे बाजार से सुबह सुबह 7:30 पौने 8 के करीब ये एक्सरसाइज अपना जो भी है स्ट्रेचिंग करते डे हैं। थर्ड। शांगबोचे में एक छोटा सा एयर स्ट्रिप है जो यूज नहीं होता है, लेकिन इमरजेंसी में कभी भी यूज कर सकते हैं उसको। अबंडन टाइप का एक एयर स्ट्रिप है जहाँ पे ओनली हेलीकॉप्टर आते हैं, वो भी शायद मेडिकल एड या लॉजिस्टिक्स के लिए जो बहुत जरूरी है तो वो आते हैं। तब हम गए तो उस टाइम पे एक हेलीकॉप्टर वहाँ पे आया और वहाँ पे हवा चलती है, हवा के साथ बादल ऐसे आते हैं जैसे आप टाइम लैप्स से कैमरा लगा दो तो बादलों की स्पीड नज़र आती है। ऐसे वहाँ पे नॉर्मल फोटोग्राफी में भी ऐसे नज़र आता है जैसे बादल दौड़े जा रहे हैं, उन बादलों को आप टच कर सकते हो, इतने बादल आते हैं वहाँ पे। शांगबोचे में वहीं पे एक पॉइंट है जहाँ से एवरेस्ट क्लियर नज़र आता है, व्यू पॉइंट, वो एवरेस्ट व्यू पॉइंट। एवरेस्ट व्यू पॉइंट पे हमें मौका नहीं मिला एवरेस्ट को पूरा अच्छी तरह देखने का, लेकिन बीच बीच में 2-4 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए अपनी झलक एवरेस्ट ने दिखाई। बादल हटे और एवरेस्ट हमें दिखाई दिया। फिर वहाँ से हम चल पड़े आगे की तरफ। एवरेस्ट व्यू होटल, एवरेस्ट व्यू होटल है जहाँ पे रुकने की सुविधा अच्छी है और रुक सकते हैं। जिसको एवरेस्ट नहीं दिखाई दिया बादलों की वजह से तो वो होटल में रुके और इंतजार करें बादलों के हटने का, और वहाँ से एवरेस्ट व्यू देखने में बहुत मजा आता है। एवरेस्ट व्यू पॉइंट से फिर हम चल पड़े आगे खुमजुंग की तरफ, जो हमारा उस दिन का डेस्टिनेशन। फिर हम गए वहाँ पे गोम्पा है, खुमजुंग गोम्पा, जो हिलेरी के फंड से उसको दोबारा रिवाइव किया गया था। उस गोम्पा की एक और खास बात है, वहाँ पे यति का सिर रखा है, हिम मानव का। वहाँ के लोकल आदमी बोलते हैं कि वहाँ पे हिम मानव यति आया होगा और लोगों ने पीछे पहले पुराने लोगों ने देखा भी होगा, तभी उसका सिर यहाँ पे रखा हुआ है। उस सिर को उन्होंने प्रिजर्व करके उस गोम्पा में रखा हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि गांव में सभी घरों के बाहर कुछ धुआं कर रखा है, एक बर्तन में किसी उसमें पतीले में आग लगा रखे है, उससे धुआं हर घर के बाहर में। तो हमने पता किया है क्या है, तो जेनिफर की पत्तियां वो जलाते हैं। उनका मानना यह है कि ये ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी या प्रेत आत्मा या कोई भी जो उनको नुकसान पहुंचाए ऐसी
आत्मा उनको नुकसान ना करे, उससे बचने के लिए वो ऐसा करते हैं। एक वहाँ का पूरे एरिया में ये एक रिवाज है। खुमजुम से हम अगले दिन के लिए निकल पड़े डोले जाने के लिए। रास्ते में हमने कुछ पेड़ ऐसे नजर आए जिसके हम वो बोलते हैं बहुत पत्थर, जिसके ऊपर लिखा स्क्रिप्ट रामायण वगैरह जो लिखी गई थी पुराने वो पेड़ वहाँ नजर आए। उस पेड़ का हमने जो छाल है वो उतार के हमने अपने पास रखा एज ए सैंपल। तो शाम को हम पहुंच गए डोले में रुकने का अच्छा टी हाउसेस है। पूरे रास्ते में टी हाउसेस अच्छे हैं। टी हाउस में खास बात क्या है कि एक रूम में 2 बेड लगे होते हैं, गद्दा, बेडशीट और रजाई ये आपको मिलता है। एक लाइट पॉइंट होता है। आपको अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस या फोन रिचार्ज अगर करना है तो उनके टी हाउस का जो डाइनिंग हॉल है वहीं पे जाके रिचार्ज कर सकते हैं। आपके रूम में इलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं है जिससे रिचार्ज कर सको, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। उनके पास जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो भी सोलर से उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। किसी भी टी हाउस में नहीं था, किसी भी टी हाउस में नहीं। ये सब जो रिचार्ज करवाना है पेमेंट पे होगा, फ्री कुछ नहीं होगा। ये फोन की बैटरी फोन की बैटरी हो या घड़ी चार्ज, पावर बैंक है, सबके अपने अलग अलग चार्जेस होते हैं। नेटवर्क का तो प्रॉब्लम हो गई। नेटवर्क नहीं है वहाँ पे 24 घंटे के लिए आप सैटेलाइट फोन के जरिए, उनका एक सिम है जो 24 आवर्स के लिए 800 रुपये वो चार्ज करता है। तो जैसे ही हम पहुंचे टी हाउस में उसी टाइम हमने एक सिम ले लिया, मीन्स कार्ड ले लिया। 2 घंटे 3 घंटे रात को यूज किया, 2-3 घंटे सुबह यूज किया। उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाके फिर एक और कार्ड लेना पड़ेगा। और मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए अभी तक यहाँ तक तो है 500 रुपया एक दिन का, मतलब एक फोन को रिचार्ज करने का। रिचार्ज मीन्स बैटरी चार्ज करने का। अच्छा। और अगर पावर बैंक को चार्ज करना है अपने तो 1500 रुपये लेते हैं। आगे आगे रेट बढ़ते चले जाते हैं, जितना ऊपर चले जाते होंगे रेट बढ़ते चले जाते हैं। डोले से फिर हम अगले दिन के डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े मच्छरमो। अब चढ़ाई जो है थोड़ा थोड़ा मुश्किल होने लगी है। ऑक्सीजन की कमी का भी महसूस होने लगा, क्योंकि हाइट आपकी 4000 फीट के आसपास होगी, 4000 से ऊपर। ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी तो आपकी स्पीड भी कम होगी। लेकिन एक जज्बा था कि एवरेस्ट पे पहुंचना है, एवरेस्ट बेस कैंप जाना है, तो इसलिए हौसला हमारा जो है उसको, थकान को महसूस नहीं होने दिया। खुमजुम से हम चल पड़े अगले डेस्टिनेशन डोले के। खुमजुम तक हमारी टीम जो है 18 ट्रैकर्स इकट्ठे थे। अब उनमें से 15 ट्रैकर जो डायरेक्ट एवरेस्ट बेस कैंप जा रहे थे उनका रास्ता अलग हो गया। और हमारे बैच में हम सिर्फ 3 ही थे जो गोक्योरी और चोला पास वाला रूट में जा रहे थे। एक डिफिकल्ट रूट है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। एवरेस्ट बेस कैंप जाने के लिए आना जाने का टाइम 12 दिन का है, लेकिन हमारा रूट जो गोक्योरी और चोला पास के रूट था उसमें 18 दिन लगते हैं और डिफिकल्ट भी। तो हम 3 अलग रूट पे हो गए, बाकी ईवीसी की तरफ निकल गए। तो हम 3, एक उनमें से ऑस्ट्रेलियन था और 2 हम। वो थोड़ा यंग था, उसकी स्पीड थोड़ी अच्छी बनी हुई थी, हम दोनों अलग थे। अब हम दोनों एक दूसरे की पेस मिलाते हुए बस चल पड़े, ये सोच के कि दिमाग में है कि हमने एवरेस्ट बेस कैंप जाना है, चोला पास क्रॉस करना है, गोक्योरी जाना है। एक दिमाग में यही था कि हमें करना है। बस इसी वजह से हमें थकावट महसूस ही नहीं हुई। हम कितनी हाइट पे आ गए ये भी हमें एहसास नहीं हुआ कि हम इतनी ज़्यादा हाइट पे आ गए। ऑक्सीजन की कमी फील होती थी, लेकिन बस ये था कि धुन जाना है चलते के। अगले डेस्टिनेशन हम पहुंच गए मच्छरमो। मच्छरमो भी एक छोटा सा टी हाउस ही है वहाँ पे। गाँव तो क्या कहेंगे उसको, टी हाउस है जो ट्रैकर्स के लिए बने हुए हैं। उनमें रूम अच्छे थे, एक रूम में 2 बेड होते हैं। शर्मा में कुछ लोग वापस भी गए, बच्चे थे जो 2-3 जिनको प्रॉब्लम आई थी। एक और ग्रुप था जो हमारे साथ मिल गया, जो गोक्यो और चोला पास के रास्ते जा रहा था। एक और ग्रुप था 15 लोगों का, वो हमारे साथ मिल गया। तो उनके साथ 4 लड़के ऐसे थे
यंग थे, 25 साल से 30 साल के एज ग्रुप में, लेकिन उनको एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो गया। इसके बारे में आप थोड़ा ब्रीफ करेंगे कि ये क्या है? एक्यूट माउंटेन सिकनेस होता है कि आपको एक्मेलेटाइज ठीक से नहीं किया हो तो आपकी बॉडी ऑक्सीजन की कमी के कारण उसमें लंग्स में पानी भर जाता है, जिसको बोलते हैं सेल्फ ड्राउनिंग, हैपो, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा। अगर इसको ठीक से मैनेज नहीं करेंगे तो एकदम से इमरजेंसी आ जाती है इसमें और डेथ होने के चांसेस होते हैं कुछ घंटों में। इसलिए एक्यूट माउंटेन सिकनेस का जैसे ही पता चले उसी टाइम लोअर एल्टीट्यूड पर जाना चाहिए और नेसेसरी दवाई लेनी चाहिए ताकि वो बचाया जा सके। नहीं तो एक्यूट इमरजेंसी ऐसी आएगी कि आपको बचाना मुश्किल होगा और हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट करना पड़ेगा। तो 4 लड़कों को ऐसा हुआ, उनको फिर मच्छरमो से ही हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट किया गया। जो इवैक्यूएशन वगैरह करवाते हैं ना, उसमें खुद का ही पैसा लगता है, इमरजेंसी है तो भाई गवर्नमेंट। अगर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस करवा रखा है तो वो उसमें कवर हो जाता है। जैसे हम ट्रैवल इंश्योरेंस करवा के गए, उसके चार्जेस वगैरह क्या कुछ? ट्रैवल इंश्योरेंस के चार्जेस 6,000 रुपया चार्जेस था पर हेड। बट इवैक्यूएशन अगर आप इंश्योरेंस नहीं है तो उसमें 1,25,000 रुपया करीब लेते हैं वो इवैक्यूएशन। तो इंश्योरेंस मेडिकल इवैक्यूएशन है तो 1,25,000 है। इंश्योरेंस जरूर करवा के जाओ, बेटर ऑप्शन। और अगर अदरवाइज आप हेलीकॉप्टर में लिफ्ट लेके आते हैं तो रेट कम है, बट मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए रेट ज्यादा है, इसलिए कि वो स्पेशल आपके लिए आ रहा है। तो उन 4 लड़कों को मेडिकल इवैक्यूएशन करना पड़ा। वो उस एल्टीट्यूड पे लो ऑक्सीजन को टॉलरेट नहीं कर पाए। और इसको बचने का तरीका एक ही है कि जैसे नामचे बाजार हाइट पे एक्मेलेटाइज करना चाहिए प्रॉपर, और हर दिन 3-4 बार अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना है पल्स ऑक्सीमीटर से। तो लकीली मोचरमो तक हमारा ऑक्सीजन लेवल 98 मेंटेन रहा। जो दिल्ली में या चंडीगढ़ में रहता है उतना ही हमारा ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे भी। बट वो 4 अनलकी बच्चे थे जिनको इवैक्यूएट करना पड़ा, उनका ऑक्सीजन लेवल 60 से नीचे आ गया। 60 से नीचे फिर वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। एक्चुअली वो लोग स्पीड में भागे चले जा रहे थे, हम लोग आराम से धीरे धीरे चल रहे थे, उन्होंने स्पीड पकड़ी हुई थी। वो बोलते हैं कि डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन रेडिफाइड है, आपकी बॉडी एक्मेलेटाइज नहीं है। आप सोचो मैं तो पहलवान हूँ, गामा हूँ, और उसी पेस से दौड़ेंगे तो आप हैपो, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा या एक्यूट माउंटेन सिकनेस के शिकार हो जाएंगे। तो आपको इन चीजों के बारे में पहले से पता था या वहां जाके पता चला? नहीं, हमें पहले से पता था, बीइंग इन आर्मी। एक्चुअली डॉक्टर भी हैं तो थोड़ा बहुत हाँ डॉक्टर भी हैं, प्लस पॉइंट साथ लेके सर। और शायद इसीलिए 2 बच्चे ऐसे थे जिनको एक्यूट माउंटेन सिकनेस आगे जाके हुआ, उनको मैंने मेडिसिन दिया, ट्रीटमेंट किया, और वो दोनों ऐसे रहे कि पूरी ट्रैक वापस लुकला तक पैदल आए। हमारे साथी थे, हम 4 जने थे जो वापस आए। अगले दिन अभी हम सुपर एल्टीट्यूड पे पहुंचने वाले हैं। हाई एल्टीट्यूड जहाँ स्टार्ट होता है उससे और ऊपर चले गए, ऑक्सीजन की लेवल की और कमी होगी, लेकिन हमें चलना है, एक ही निश्चय है। मोचरमो से हम निकल लिए गोक्यो की तरफ। गोक्यो फेमस है लेक्स के लिए। वहाँ गोक्यो 1, गोक्यो 2, गोक्यो 3, गोक्यो 4 4 लेक्स हैं, और वहाँ पे एक गांव है गोक्यो, वहाँ तक हमें जाना है। रास्ते में चढ़ाई ऐसी आई, बहुत मुश्किल लगा क्योंकि ऑक्सीजन कम हो गया था, हाई एल्टीट्यूड हो गया। तो ऐसा लगता कि अभी बस ये सामने पहाड़ी क्रॉस किया, अब हम पहुंच जाएंगे। और ऊपर पहुंचते हैं, फिर देखते हैं और आगे है। तो ऐसे करते करते 3-4 बार लगा कि हम पहुंच गए, लेकिन आगे ऊपर चढ़ के लगता है कि और आगे है।
फिर हम आखिरी पहुंचे लेक पे, एक लेक आई, बहुत ही सुंदर लेक, अच्छा लगा, इतनी एल्टीट्यूड पे लेक है। और वहाँ कुछ 5-10 मिनट हम बैठे, फिर आगे चल पड़े। फिर गोक्यो 2 लेक आई, गोक्यो 3 लेक आई। गोक्यो 3 जो लेक है वो मेन गोक्यो विलेज है वहाँ पे हम पहुँचे शाम को करीब 5 बजे। जाके हमने थोड़ा मुँह हाथ धोया, रेस्ट किया और फिर बैठ गए अपने डाइनिंग हॉल में गपशप मारने के लिए। इन द मिडल ऑफ दिस जर्नी आपको बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि यार नहीं अब नहीं हो पाएगा, या नहीं ये disappoint नहीं हुए? हमें लास्ट तक ये फील बिल्कुल भी नहीं हुआ। हाँ थोड़ा हुआ था, वही आगे बताती हूँ मैं। कल तो हम टी हाउस में बैठे थे, बाहर से नज़ारा देखने लायक था, लेकिन हमें रात को चढ़ाई चढ़नी थी गोक्योरी की। 10-11 बजे के करीब हम सो गए थे। 12 बजे के हम मैंने उठ गई थी मैं, क्योंकि हमें गोक्योरी की चढ़ाई करनी थी सुबह 2:30-3 बजे के करीब। अब टेंशन तो थी, थोड़ी सी टेंशन मेरे को इनकी थी। सिर्फ 2-3 घंटा ही रेस्ट करा? हाँ नहीं 2-3 घंटे तो नहीं, मतलब अब ये था रेस्ट किया, लेकिन उठना 2-2:30 बजे था। नींद नहीं आई कि सुबह 2 बजे उठना है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा जब थक जाते हैं तो नींद जल्दी से नहीं आती है। सबसे मेन प्रॉब्लम ये अलार्म आती भी है। नहीं सुनता है। अलार्म तो नहीं, लेकिन नींद नहीं आती। थकावट जब थके होते हैं, थकावट में जब पैर थक जाते हैं या शरीर थका होता है तो जल्दी से नींद नहीं आती है थकावट में। दूसरा सुबह उठ के जाना था, उसमें भी था कि कोई उठाएगा नहीं उठाएगा, ये है, क्योंकि खुद ही उठना, कोई उठाने वाला कोई नहीं होगा। गाइड और पोर्टर भी तो कर ही सकते हैं। ऑन ऑफ दैट टाइम पे करना कि 2 बज के आओ, खुद की तो प्रिपरेशन फ्रेश भी होना है आपको, पानी पुनी पी के और फ्रेश होके तब गाइड ऊपर ने चढ़ना है। टाइम दिया कि हम 3 बजे चलेंगे, तो 3 बजे आपको बाहर निकलना है। 3 बजे बाहर निकलेंगे, उससे पहले हम उठ के फ्रेश भी होना होगा। तो कई चीजें हैं जो अपना बैग पैक करके ऊपर चढ़ाई करनी है। बैग एक छोटा वाला बैग होता है, अलग से हम लेके गए थे, जो सिर्फ बैग पैक ऊपर लेके जाना है और नीचे उतरना है, जिसमें अपना ब्रेकफास्ट, पानी, ग्लव्स और हेडलैम्प, ये सब ऊपर लेके जाना पड़ता है, क्योंकि रात को चढ़ाई है, जिसमें रात को आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मेन चीज वहाँ पे क्या थी, टेम्परेचर माइनस में था, तो हाथों में ग्लव्स होने जरूरी है। हवा चल रही है, माइनस टेम्परेचर है, रात का टाइम है, लाइट नहीं है, एंड हाइट उसकी एवरेस्ट बेस कैंप से ज्यादा है। और सबसे मेन प्रॉब्लम है 2:30 बजे रात को लाइट सब बंद हो जाती है, रूम की भी लाइट नहीं होगी, इसलिए रात को ही सारी तैयारी करके सोना पड़ता है कि बैग में डाल लो, भूल गए तो भूल गए, दिखेगा नहीं सुबह, क्योंकि लाइट नहीं होती। और यही प्रॉब्लम हमें आई थी। हेडलैम्प पहले तो हमने डाल लिए थे, ग्लव्स वगैरह भूल गए थे, जो ठंड थी, जो जाके दिक्कत ऊपर आई है। और सबसे मेन दिक्कत आई थी 2-2:30 बजे के करीब हम निकल लिए रूम से, हेडलैम्प लगाते हुए निकले हम। 1 घंटे के करीब हम ऊपर गए तो इनका सांस फूल गया, नाक से पानी, मुंह से पानी, ये प्रॉब्लम मेन आई थी। उस टाइम पे क्या था, एक एप्रीहेंशन था कि डॉक्टर ने बोल तो दिया हार्ट की प्रॉब्लम के साथ जाने के लिए, फिट तो कर दिया, लेकिन अभी हाइट है 19,000 फीट। इस हाइट पे ये एवरेस्ट बेस कैंप से ज्यादा हाइट है उसकी, गोक्यो री। तो गोक्यो री पे आधे रास्ते जाके जब मेरे को लगा कि नाक बहने लगा, सांस लेने में थोड़ा तकलीफ होने लगी और ज़्यादा तेज कदम नहीं रख पा रहा, तो इससे अच्छा कि मेरे को हैपो या एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो, उससे अच्छा है कि मैं वहाँ रुक जाऊँ। यही प्रॉब्लम जब गाइड ने भी देखा, मेरे को भी घबराहट शुरू होगी कि आज ट्रिप तो अभी 5 दिन हुए हैं, पूरा ट्रिप पड़ा है, अभी क्या करूं, समझ नहीं आया। लेकिन गाइड ने थोड़ा सा सब समझाया कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैम, अगर नीचे जाएंगे, नीचे जाते ही ठीक हो जाएंगे। अब मेरे को तो अकेले कैसे भेजूं, तो लेकिन थोड़ी हिम्मत करके इनको वही गाइड ने बोला कि आप धीरे 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 नीचे उतरो। मैंने भी अपना मन सा बना लिया कि नहीं, ट्रिप भी ना खराब हो और ये भी आराम से पहुंच जाएंगे। इन्हीं को समझा 4 बजे मैं गोक्यो री के आधे रास्ते से मैं वापस आ गया और ये गोक्यो री पे ऊपर गए। और ऊपर सुबह सुबह जाने का मकसद ये था, वहाँ पे सनराइज के टाइम पे एवरेस्ट और लोत्से, एवरेस्ट, नोप्से, कोमोरी, ये पीक्स बहुत अच्छे है नजर आते हैं।
ये 3-3.5 घंटे का रास्ता है। पहले जाना है, देख के फिर आधा पौना घंटा रुके क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, सुन पड़ रहा था बिल्कुल ही। तो हम लोग नीचे 3 घंटे नीचे उतरने के, आधा घंटा वहाँ रुके और 6-7 घंटे के करीब हम 9 बजे के करीब हम नीचे पहुँच गए थे वापस आकर। अच्छा, लोग सिर्फ वो देखने के लिए ही गए थे हाँ, गोक्योरी के गोक्योरी गोक्योरी से री का sunrise, मतलब होता है पहाड़ की चोटी। सनराइज देखने के तो लिए। गोक्यो उस जगह का नाम है, उस पहाड़ का नाम गोक्यो। और री उसकी हाईएस्ट उसकी हाईएस्ट पॉइंट जो होगा वो गोक्यो री। लेकिन हमें बहुत क्लियर तो नजर नहीं आया क्योंकि हमने बहुत गलत मौसम चुना था, मई का। बादल थे लेकिन फिर भी एंजॉय करके हम लोग नीचे उतरे हैं। 9 o'clock के करीब हम नीचे पहुंच गोक्यो चुके थे। पहुंच गए। गोक्यो आके ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट वगैरह किया। करके 10 o'clock ब्रेकफास्ट करके फिर हमें अगली डेस्टिनेशन के लिए निकलना। 10 o'clock के करीब और हम नीचे अगला निकल गए। डेस्टिनेशन जो है वो था मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इस ट्रैक का, उधर चोला पास। इस दिन गोक्यो से हम चल पड़े थंगनाक के लिए। अब थंगनाक और गोक्यो के बीच में एक ग्लेशियर आता है, उसका नाम है चोयू ग्लेशियर। चोयू ग्लेशियर ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर बना है, उस एरिया में सबसे बड़ा ग्लेशियर बना है। वो क्रॉस करना था हमें थंगनाक पहुंचने के लिए। उस ग्लेशियर की खास बात क्या है कि देखने में तो ऊपर से इरोजन होकर पत्थर आके गिरे हुए हैं, बर्फ के ऊपर मिट्टी गिरी हुई है, देखने में ऐसा लगता है कि पहाड़ है, पत्थर है, लेकिन वो एक्चुअल 25 फीट नीचे तक बर्फ है और बर्फ के नीचे पानी भी बह रहा है। ऐसे में क्रेविसेस कब कहाँ गिर जाए कुछ नहीं पता था। तो इसलिए जो हमारा गाइड था उसने बताया कि सब हर साल ट्रैक अलग अलग होता है इसके ऊपर, तो ये शिफ्ट हो जाता है। क्रेविसेस से बर्फ गिर जाती है, पत्थर गिर जाते हैं, तो इसलिए ध्यान से चलना है। जब क्रॉस करते हैं तो उसमें गिरने का डर रहता है। क्रेविसेस में ग्लेशियर के अंदर गिर गए तो रिट्रीव करना मुश्किल है। इसलिए ये डिफिकल्ट पार्ट था अगले इस डेस्टिनेशन का थंगनाक के लिए। और कई जगह रास्ता इतना नैरो स्ट्रिप है और ढलान इतनी ज्यादा है, गिरने का डर रहता है। तो ऐसे करते करते हम 10 बजे गोक्यो से चले और शाम को 5 बजे हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन थंगनाक पहुंच गए, जहां से हमें अगली चढ़ाई करनी थी चोला पास की। नाइट स्टे थंगनाक में रुके, अगले दिन सुबह निकले हम फिर चोला पास की। चोला पास भी हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट मीन मेरे लिए नहीं, इनके लिए सबसे ज्यादा तो सोचा जा रहा था कि अब चढ़ना है और उतरना है। मेरे को लग रहा है आपके लिए डिफिकल्ट पार्ट यही था कि इनको इनको संभालना, इनको संभालना है। बाकी पार्ट तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम, मेरे को कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। डर इनका था। अभी शाम को यही सोचा जा रहा था कि इनको लेके कैसे जाया जाए, और रास्ता वही था। हमने पास से चढ़ना ही है, चढ़ के उतरना है, वहीं से इनको लेके जाना है। अब घोड़ा था वहां पे, एक ही घोड़ा था। घोड़े से सोचा गया कि क्या किया जाए, घोड़ा किया जाए, और घोड़े का रेट था 3 किलोमीटर 30,000। 3 किलोमीटर का 30,000। लेकिन हमें अपने लिए करना ही था। अब लाइफ पहले सोची जाती है, पैसा बाद में। एक ये एप्रीहेंशन था कि अब हम हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहे हैं इस ट्रैक, और हार्ट का प्रॉब्लम के साथ हम चले थे, कोई दिक्कत ना आ जाए, इसलिए कुछ पार्ट क्यों ना घोड़े पे कर लेती। तो जितना घोड़े पे जाया जा सकता है 3 किलोमीटर चलता है, क्योंकि ऊपर उससे चढ़ना, आगे घोड़ा जा भी नहीं सकता था। ऊपर तो घोड़ा खुद ही चढ़ना है, लेकिन जब तक नीचे जाते हो तब तक तो सेव किया जा सकता है। 3 किलोमीटर का स्ट्रेच घोड़े पे जाने का, ये इसलिए किया एप्रीहेंशन था कि यार हार्ट की प्रॉब्लम है, ये दिक्कत ना आ जाए, तो 3 किलोमीटर हम घोड़े पे चल पड़ते हैं। बट उस 3 किलोमीटर के उन्होंने 30,000 रुपीज चार्ज किया। तो आप दोनों घोड़े घोड़े से पे- नहीं, अकेला में अकेले थी। और 3 किलोमीटर हमने 30,000 नहीं सोचा, मैंने कहा छोड़ दो, 30,000 का जितना लगता है घोड़े पे जाएंगे। ये भी कम से कम उस दिन का ट्रैक भी 9 आवर्स का था, लंबा ट्रैक था, इसलिए ज्यादातर सोचा गया कि कम से कम जो 2-3 घंटे बचते हैं इनको जाने दो, स्लो हो जाएगी तो आगे थोड़ा बहुत तो रिलीफ रात होगा भी हो जाएगी। अंधेरा होने के बाद पहुंचेंगे, रास्ते भी अंधेरे में समझ नहीं आते कहाँ से जाना है। तो जैसे ही तैसे करके हम चोला पास के नीचे पहुंचे हैं। उसके बाद से जो चढ़ाई थी, हमारी हालत सबकी बुरी थी। चोला पास के रास्ते में जब पास के लिए ऊपर चढ़ते हैं, वहां पे एक रॉक है, ट्रैक नहीं है, एक रॉक है। रॉक को काट काट के स्टेप रखने के लिए जगह बना रखी है, और उसमें लोहे की एक रस्सी बांध रखी है, क्योंकि इतना इंक्लाइन है 70 to 80 डिग्री एंड रॉक।
तो रस्सी पकड़ के ही आपको चढ़ना पड़ेगा। ये करीब 2 घंटे का ऐसा रास्ता था, ये बिल्कुल जैसे रस्सी पकड़ के आप ऊपर चढ़ रहे हैं। और ऑक्सीजन की कमी काफी है। 19,000 फीट हाइट है चोला पास की। स्नो है, ठंड ज्यादा है, पानी भी बह रहा है, गीला भी है, बीच में बर्फ भी गिरने लगी थी। गिरने लगी। लेकिन जैसे ही हम चोला पास के ऊपर पहुंचे टॉप पे, एक रिलीफ मिला कि हाँ आज हमने इतनी चढ़ाई कर ली। फिर वहां पे पैक लंच लेके आए थे, तो खाने का बनवा के पैक लंच आज खाए। वो टी हाउस से पैक टी करवा हाउस से उन्होंने पैक नहीं करा। पैक करके और लंच में क्या था? उस लंच में क्या था, एक रोटी, एक चीज का पीस, 2 अंडे। 2 अंडे। तो चीज का पीस वहां तक बस टेम्परेचर तो फ्रीज ही रहा हाँ, होगा। फ्रीज था। और 900 का 900 का एक रोटी, एक चीज का पीस क्यूब और 2 अंडे, 900 का। और वो लंच इतना अच्छा लगा वहाँ पे, चीज के पीस के साथ सूखी रोटी जिसे घी को कुछ नहीं होता। फिर आपको लगा नहीं कि मतलब खाना तो वैसे भी मजबूरी है वहां पे, तो रेट्स उस टाइम वो कम पड़ रहा था हमें, हम दोनों ने उससे पेट नहीं भरा, बस खा लिया, लेकिन अच्छा लगा। क्योंकि लगा। अंडा मैं उस टाइम बिल्कुल नहीं खाती, 2 अंडे भी थे पर मैं खाती नहीं थी, तो आधी रोटी आधा चीज मेरे को मिला, बाकी इन्होंने खाया। अंडा नहीं खाया आपने? मैं अंडा नहीं खाती थी। ये प्लस पॉइंट हो गया आपके लिए। मेरे को एक अंडा एक्स्ट्रा मिल गया। 2 अंडे थे ना? हाँ। हाँ सही है वो। चलो वहाँ पे क्या है कि सब कुछ मैन पैक पे जाता है, इसलिए खाना थोड़ा सा महंगा है। कुछ भी लोगे आप, एक चावल दाल भात बोलते हैं वहाँ पे। दाल भात में 1 कटोरी चावल और 1 कटोरी दाल, जितना ये आपको मर्जी मिलता डलवा 900 सकते हो। रुपए। हाँ, वो भी दाल चावल जितना मर्जी डलवा सकते हो, अच्छा। लेकिन उसमें होना चाहिए एक ही इंसान खा रहा हो। 900 रुपए का। बुफे सिस्टम की तरह है एक तरीके से। हाँ, लेकिन बुफे एक सिस्टम। मतलब 2 जने हैं तो शेयर नहीं कर सकते उसको। वो बुफे ऐसे ही आगे जाके ये 900 रुपए वाला फिर 1200 रुपए का। आगे बढ़ता चला गया। तो फिर आप लोग 900 वाले से पैक करवा लेते और आगे वो तो अगले दिन आगे आपको पता नहीं वो था कि हम- आगे 1200 का पड़ेगा। नहीं, वो पैक हम लेके गए थे। चॉकलेट हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सब लेके गए थे साथ। ये तो फिर आपके लिए होगी चीज, आपके नहीं, लिए मैं भी खाया। चॉकलेट्स और ड्राई। हमने जो मेन खाया है दलिया। अभी चोला पास से आगे मेन था चोला ग्लेशियर क्रॉस। अब ग्लेशियर, इसके बाद ग्लेशियर बात किया। वो ग्लेशियर पे चारों तरफ जहां तक नजर जाए वहां पे बर्फ ही बर्फ। तो मन किया उस पे से कूद के, ऐसे वीडियोस में देखा है जब बर्फ गिरे कूद जाते हैं अंदर नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है। वो ठंड कार्टून में में ही होता है। वो ठंड में रियल हालत लाइफ बुरी हो में जाती है। रियल लाइफ में वो जहाँ पे मैं ग्लेशियर ही नहीं पहुंच पाया हूं। ग्लेशियर नहीं, वो वहाँ पे होता है जहाँ पे आपका लैंडस्केप ऐसा है कि उसके ऊपर 5-10 फीट बर्फ गिर गई है और उस पर आप स्लाइड कर लो। पर जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर में नीचे पानी बह रहा है, ऊपर बर्फ है, तो क्रेविसी से आप अंदर धंस सकते हैं। और एक बार धसे तो धस गए। तो इसलिए वो जो गाइड है उनको मालूम है कि कहाँ पे क्रेविसीज नहीं है। चोला ग्लेशियर पार करते करते हमें 2 घंटे लगे। उसके बाद हम पहुँच के जोंगला। जोंगला एक बहुत ही अच्छी जगह, वैली के बीच में सुंदर जगह थी। वहाँ आराम करने को मिला, रात को वहाँ रुके। सुबह उठ के बाद कुछ फोटोग्राफी की। फिर हम अगली डेस्टिनेशन के लिए चल पड़े, लोबुच। 4 घंटे बाद लोबुचे पहुंचे। अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो हाई एल्टीट्यूड की जो प्रॉब्लम है फेस करते हैं, तो चोला पास हमने हाईएस्ट पॉइंट वो क्रॉस कर लिया, ग्लेशियर क्रॉस कर लिया, तो अभी तक हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। लोबुचे से फिर हम आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन था, फाइनल डेस्टिनेशन और गोरखशेप। गोरखशेप बेस कैंप, एवरेस्ट बेस कैंप से 2 घंटे पहले है। हम लंच टाइम पहुंच गए गोरखशेप। गोरखशेप में लंच किया और अपना सामान वहीं रखा। सिर्फ पानी पीने के लिए और मिनिमम 2 kg से 3 kg पिट्ठू बैग पे हमने अपना लगाया और आगे चल पड़े एवरेस्ट बेस कैंप। गोरखशेप से एवरेस्ट बेस कैंप सारा पत्थर वाला रास्ता है। मतलब आपको वहाँ रास्ता ट्रैक नजर नहीं आएगा, पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे ऐसे कई जगह पे। तो बाकी कई जगह ट्रैक नजर आता है, बट बाकी कई जगह तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आता है। एनीवे, एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचे। हमें बहुत खुशी हुई कि हमने कर दिखाया। हम एवरेस्ट बेस कैंप का सपना लेके चले थे, वो पूरा हुआ। और मैंने वहां पे जाके थैंक यू भी किया कर्नल मैनन को, जिन्होंने मेरा हार्ट का बाईपास सर्जरी किया। कि उन्होंने हार्ट का बाईपास सर्जरी किया, मेरे को फिट कर दिया और मैं एवरेस्ट बेस कैंप पहुंच गया।
फिर वहाँ पे एक और चीज़ हमें पता चली जो पहले नहीं पता था। मैराथन होती है ऐसी, हाँ। एवरेस्ट मैराथन भी होती है। एवरेस्ट मैराथन एवरेस्ट बेस कैंप से स्टार्ट होती है और नामचे बाजार तक होता है। और हमारे लिए चलना मुश्किल होता है, वो बच्चे भाग के जाते हैं और भाग के वापस आते हैं। रिकॉर्ड है 3-4 घंटे में वो एवरेस्ट बेस कैंप से नामचे बाजार तक पहुंचने का, जो कि हमें 3-4 दिन लगते हैं। तो हमें पहली बार पता चला कि एवरेस्ट में वहाँ पे मैराथन भी होती है और हर साल होती है। तो आप लोगों के मन में मैराथन का तो जोश नहीं आया ना कि हम नहीं भाग नहीं, के- बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फिर नहीं ठीक होना। मैराथन का जोश आया लेकिन एवरेस्ट मैराथन का नहीं। आगे चंडीगढ़ में मैराथन दौड़ना शुरू। मैराथन स्टार्ट किया तभी, ठीक। उसके बाद ही हमने मैराथन वो स्टार्ट किया। चल 10 जाएगा, किलोमीटर चंडीगढ़ का। वाला फिर भी चल पहले जाएगा। 5 किलोमीटर ट्रैक शुरू किया हमने, रनिंग स्टार्ट किया, अब 10 किलोमीटर करते हैं। वहाँ से आने के बाद स्टार्ट किया। हाँ, आने के बाद तो एवरेस्ट बेस कैंप से मैं दिल भर जाए इसलिए हम घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा वहाँ हाँ। बैठे रहे ताकि मन भर के वहाँ देख ले एवरेस्ट को भी। लेकिन टाइम हाँ। लिमिट थी। एक और भी वापस भी आना था, मन में इच्छा रही क्योंकि बादल थे, हमें एवरेस्ट ढंग से दिखाई नहीं दिया। लेकिन खुम्बू ग्लेशियर हाँ, जो फेमस ग्लेशियर है, जिसमें मैक्सिमम जो हमारी जाने गई है एवरेस्ट जाने में, वो खुम्बू ग्लेशियर। हाँ। खुम्बू ग्लेशियर देखा, देख के पता चला कि कितनी मुश्किलें होती हैं आगे जाने में। हम एवरेस्ट बेस कैंप से वापस आ गए गोरखशेप में हमारा नाइट स्टे था और सुबह सुबह 3 बजे हाँ। जाना था सनराइज देखने के लिए काला पत्थर। काला पत्थर की हाइट एवरेस्ट बेस कैंप से 1000 फीट ऊपर। ज्यादा। अभी सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम वही है, सबसे पहले डिसाइड हो चुका था कि आप नहीं जाओगे। तो इतना ही था। फिर मेरे तो को आगे- काला पत्थर लेके नहीं गए क्योंकि इनको डर था कि हार्ट की प्रॉब्लम दोबारा ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए। प्रॉब्लम एवरेस्ट बेस कैंप तक आ गए सेफली और अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अभी काला पत्थर जाने में कोई दिक्कत आ गई तो पूरे जर्नी का जो है ना मजा खराब हो जाएगा, इसलिए काला पत्थर मैं नहीं गया। डर जरूरी भी था सर, काफी नजदीक जा रखे थे हम ऊपर वाले के, तो अच्छा है अपन प्रिकॉशंस पहले ही लें तो हाँ। सही रहता है। ये थोड़ा सा- जैसे गोक्योरी पे जाते हैं ऐसे ही काला पत्थर पे जाते हैं। फिर आप अकेले सुबह- गए? हाँ, मैं सुबह सुबह 2-2:30 बजे 3 बजे के करीब हम ऊपर गए, पूरा व्यू का फोटोग्राफी किया। सबसे मेन प्रॉब्लम आई वही, अब मैंने पिछली बार भी यही बताया था कि रात को लाइटें बंद कर देते हैं रूम की, और मैं ग्लव्स रात को बैग में रखना भूल गई दूसरी बार दूसरी बार। तो तब तो ग्लव्स मिल गए थे फिर मेरे को, लेकिन इस बार बिल्कुल ही भूल गई और ऊपर गई, ठंड में कांप रहे, माइनस में था। बट बाय चांस जो दूसरा बंदा मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया का गया था उसके पास 2 ग्लव्स थे। वहाँ का अप्रॉक्स टेम्परेचर क्या था? माइनस में था। ऊपर जाके फिर ठंड से कांपना शुरू हुआ तो उसने अपना ग्लव्स दे दिया, बट इतनी ठंड थी वो ग्लव्स नहीं रोक सकते इतनी ठंड को। ओके, वहां से फिर अब वापस आने का वापस आके सुबह सुबह ही हम लोग आगे अपना उधर देन रिटर्न जर्नी रिटर्न स्टार्ट। जर्नी उसी दिन अगले दिन सुबह सुबह ही ऊपर जाके काला पत्थर से वापस होके अब 7 रिटर्न जर्नी में जितने दिन हमने अभी तक, देखो 12 दिन लगे यहाँ पहुंचने में। अब रिटर्न जर्नी में हमारी पेस और बढ़ गई। हम 2 दिन में नामचे बाजार पहुंचे, तीसरे दिन लुकला पहुंचे। हमने 3 दिन में लुकला तक की जर्नी कंप्लीट की। जो जर्नी आपने पहले 8 12 दिन में, 8 12 10 दिन दिन आठ में, से 10 दिन की हाँ। वो हमने 3 दिन में 3 वापसी दिन की। में वापसी। गोरखशेप से चले सुबह ब्रेकफास्ट करके हम पहुंचे परिचय। परिचय में आके बहुत अच्छा लगा। एक तो क्या था कि वहाँ पे हमें कॉफी शॉप जैसे दिल्ली में, हाँ। चंडीगढ़ में है, वो बेटी ऐसी की कॉफी कॉफी शॉप जो थी, सबसे पहले मेरे को कॉफी शॉप याद आई और कॉफी मैंने बैठ के पी। मैं कि जितनी मर्जी महंगी हो मैंने कॉफी पीनी है। कैफिनेटेड क्योंकि बहुत- शॉट हाँ, कॉफी है बहुत दिन हो फरीदाबाद गए थे। में। बिल्कुल वैसी कॉफी हमें वहाँ टेस्ट मिला, कैफिनेटेड शॉप। बस नहीं, सेम टेस्ट मेरे को नहीं मिला, बट ये था कि कॉफी मिली मेरे को पीने को। तो आपकी बेटी की कॉफी शॉप उससे बढ़िया तो नहीं नहीं, लगेगी उससे आपको बढ़िया कहीं नहीं और? थी, उससे बढ़िया नहीं थी। प्रमोशन नहीं है बट स्टिल वो बढ़िया है, सीधी सी बात है कॉफी। नहीं, उसकी कॉफी को मैंने वहां भी जाके बहुत मिस किया, लेकिन वो कॉफी शॉप देखे मैं कॉफी शॉप में जरूर घुसी, वाईफाई उनका फ्री का यूज करा और कॉफी पूरा फरीदाबाद में इनका कैफिनेटेड शॉप के नाम से जो है काफी फेमस है कॉफी। और परिचय में क्या हुआ था, जितने भी लोग हमारे साथ थे सारे चॉपर में बैठ के वापस चले गए।
हम उनके लोग पैरों में 4 छाले लोग पड़ गए बचे थे, पैरों इसलिए में छाले वो वॉक नहीं करना चाहते थे। उन्होंने हेलीकॉप्टर हायर किया और परिचय से लुकला के लिए हेलीकॉप्टर में निकल गए। अब हम बच गए 4 लोग 4, एक ऑस्ट्रेलियन, नहीं, दो हम। ऑस्ट्रेलियन चला गया था, ये थे बंटी और बंटी दो बंटी लोग थे, 2 हम बेंगलोर के थे, 2 हम थे। ये बच के बाकी पूरा बैच चौपर से वापस चला गया। फिर आप लोग वापस धीरे धीरे पहुंचे। परिचय से फिर हमें ये हो गया हमारा काफी लंबा 12 घंटे का ट्रैक नामचे बाजार पहुंच गए। पीछे से नाम चले जाना, परिचय से नामचे बाजार। और उसके दौरान हमारा गाइड गायब हो गया। गाइड का जूता टूटने के कारण उसके पैर में छाले पड़ गए और जूता टूट गया। अब वो कहता सर मैं यहाँ रुकूंगा तो मैं जूता ठीक नहीं करवा सकता, मेरे को जल्दी आप नामचे बाजार पहुंचना है। तो आप लोगों से पहले पहुंच गया वो। तो वो आगे, हमने कहा तुम आगे चलो। हम धीरे धीरे अपना इन द मीन टाइम क्या हुआ कि हमारे पास पानी खत्म हो गया, पीने का पानी नहीं रहा। अभी 3-4 घंटे का ट्रैक और बचा है और पानी खत्म हो गया। 5 रास्ते में किलोमीटर का पानी ट्रैक था जो कम से कम 3 से 4 घंटे का ट्रैक था। अंधेरा होते होते दिन छिपने के टाइम पे हम नामचे बाजार पहुंच गए। दिन छिपने से थोड़ा पहले नामचे बाजार के पास पहुंच गए। लेकिन फिर था कि तेंजिंग हिलेरी उनका म्यूजियम है वहाँ पे फेमस, वो अगर नहीं देखा तो यहाँ का आने का विजिट जो है वो अधूरा सा रह जाएगा। नामचे बाजार से लुकला तक का रास्ता हमें बहुत इजी लगा कि नीचे उतरना था, लेकिन फिर भी हिलेरी ब्रिज का दोबारा एक मेमोरी लेने के लिए, फील करने के लिए हमने फिर थोड़े से वीडियो और फोटोग्राफी किया। और लुकला पहुंच के आके एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि 3 दिन के लिए फ्लाइट हमें वहीं बैठना पड़ा क्योंकि फ्लाइट है ही नहीं थी। मौसम बहुत खराब हो गया था जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें आई, लेकिन फिर भी ये था कि हमने 7 का हमने टिकट करवा रखा था, उसके अकॉर्डिंग हम चुपचाप बैठे रहे कि है अभी 2 दिन का बफर टाइम हमने रखा हुआ था वापसी रिटर्न जर्नी का दिल्ली के लिए, इसलिए 3 दिन लेट होने के बावजूद भी हम अपने टाइम पे शेड्यूल पे थे काठमांडू के लिए। 2 दिन बैठने के बाद फ्लाइट हमें लुकला से काठमांडू की फ्लाइट मिल गई थी और 1 दिन पहले पहुंच गए थे। अगले दिन हमारा काठमांडू से दिल्ली की फ्लाइट। वेलकम टू इंडिया नेपाल से। अब कुछ जर्नी तो चलो बहुत इंटरेस्टिंग रही है। अब लेकिन अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं। बाकी इस चीज़ का तो कंपटीशन है नहीं कि भी हार्ट सर्जरी के बाद भी अप डाउन मार लें। हम अभी भी कम ही मार पा रहे हैं अप डाउन तो, बट स्टिल 2-4 चीज़ें हैं जो बताएंगे तो आप हमें सही लगेगा एटलीस्ट, क्योंकि और भी जो भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनके बारे में 2-4 क्वेश्चंस कुछ। इस ट्रैक का आपको आइडिया कहाँ से आया कि यहाँ जाना है या जो भी था? मूवी से। ये अमिताभ की मूवी से ही आइडिया आया अच्छा, कि जाना हमें एवरेस्ट पे है, मूवी कौन सी थी? ऊंचाई। ऊंचाई। मुझे एक्चुअली ये मूवी जब आई थी ट्रेलर रिलीज हुआ था तो तभी मेरे को लगा था कि ये मूवी सिर्फ इसी एज ग्रुप नहीं, ट्रैकिंग टारगेट का मन करेगी। में था कि ट्रैकिंग के लिए जाना है, किसी ट्रैक पे जाना है अच्छे वाले, क्योंकि इनसे बार बार हम सांडक फू सुन के हमें ट्रैक का दिमाग में था कि ट्रैकिंग के लिए जाना जब है। इससे पहले मैं ट्रैकिंग पे गया हूँ, सांडक मिलम ग्लेशियर, खिलनमार्ग, काफी ट्रैकिंग किया हुआ मैंने पहले, तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस इनको बताता रहता था, तो इनको लगा था कि बहुत ट्रैकिंग किया, अब हमें भी ट्रैकिंग पे निकलना है। तो आप कहाँ जाना है ये मूवी से ही आइडिया आया कि हमें वहाँ एवरेस्ट जाना बेस है। कैंप। आपने कितने दिन या महीने इस प्रिपरेशन में लगाए? और तैयारियां क्या क्या की थी बेसिकली? कम से कम हमें 6 मंथ लगे इसके लिए, हमें 6 मंथ्स। 6 महीने से सोचने तैयारी कर रहे में, सब तैयारी करने में, क्योंकि इसके लिए 18 दिन का ट्रैक इजी नहीं था। और इजी इसीलिए हो पाया जो हमने जिम किया। रोज 3 घंटे का जिम मैं करती थी, और इन्होंने 6 महीने सीढ़ी चढ़ना 5 मंजिल और उतरना कम से कम 5-5, 6-6 बार किया, जिसकी वजह से ये हो पाया हमसे। हैं। तो बेसिकली आपने लिफ्ट बंद करवा दी। हाँ यही सोच लो। नाइस स्ट्रेटजी। रास्ते में आपके टॉप 3 फेवरेट डेस्टिनेशन कौन से रहे और क्यों? One is Lukla airport itself. Why? It's an iconic airport, most difficult airport airstrip, और यहीं से है जो ट्रैकिंग स्टार्ट होती है एवरेस्ट बेस कैंप की, और बाकी और फेमस ट्रैक्स है कुंभू रीजन में, तो सब लुकला से ही स्टार्ट होती है। और आई गेस आपके दोस्त भी इसी उसमें मिले थे? नहीं, कौन से नहीं, एयरपोर्ट वो पे? तो नहीं, वो दिल्ली में मिले दिल्ली थे। में मिले ओके, थे। वो दिल्ली में मिले थे। उनसे मिलके मतलब कितने साल बाद मिले आप उनसे? उनसे मैं मिला 4-5 साल बाद, क्लासमेट थे ना आपके? क्लास में। फिर दूसरा डेस्टिनेशन जो
फेमस और आइकॉनिक रहा हमारे इसके लिए ये नामचे बाजार। नामचे बाजार तो ऊपर से देखते हैं तो बहुत ही ऐसे ब्यूटीफुल व्यू ऑफ नामचे बाजार से। कुछ खरीद के भी लाए हैं वहाँ से आप लोग? कुछ खरीद नहीं नहीं, खरीदना बस की बात नहीं, क्योंकि रेट हाई होते हैं उनके। हाँ ये है कि उसका एक है कि जिसके पास कुछ भूल गया कोई ले जाना, ट्रैकिंग का सामान है, कुछ भी है, वो वहाँ मिल वो जाता वहाँ मिल सकता है। तो बाकी सभी सामान के लिए भी है, अगर कुछ बाय चांस मेडिसिन है, जो भी कुछ भूल जाते हैं, उस मार्केट में सब कुछ मिल जाएगा। बट रेट्स ऑब्वियसली बात रेट्स थोड़े हाई होंगे, बट सेफ्टी पहले है। क्योंकि सामान सारा काठमांडू से ही गया है, ऊपर मैन पैक पे गया है तो महंगा होगा। हाँ। तो आपको शॉपिंग करने के लिए तो फिर काठमांडू में ही शॉपिंग करना चाहिए। ओके, और थर्ड पॉइंट वाज गोक्योरी एंड गोक्यो, ब्यूटीफुल लेक्स along the Choyu Glacier. And next final destination was Everest Base Camp, जिसको हमने सपनों में देखा कि हमने एवरेस्ट बेस कैंप जाना है। So that is the main destination which we'll never forget, and it was a lifetime achievement. गुड टू हियर। बाकी लाइफ टाइम अचीवमेंट तो भी पता नहीं, और भी बहुत हो सकती हैं। अभी तो ये तो स्टार्टिंग है। अभी तो इससे भी अच्छी हो। शुरू हुई हैं। आप मैं देखा है कि आपकी एक दूसरा ट्रैक भी था जिसमें आप अकेले गए थे, लेकिन उसमें डिफिकल्टीज मेरे को सुनने में आया बहुत ज्यादा ही थी। सरवाइव ही किया एक तरीके से। हाँ। ना फोन था, ना पैसे थे, कार्ड फंस गया है, 20 तरह की प्रॉब्लम्स थी, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है। वो हम फॉर श्योर मेरे लिए ये एवरेस्ट बेस कैंप एक भरोसा हुआ था। मैं हस्बैंड के पीछे पीछे चल रही थी, इसीलिए मेरे लिए बहुत इजी था। बस नेक्स्ट ट्रैक मेरे लिए चैलेंजिंग रहा। तो नेक्स्ट ट्रैक फिर अपन थोड़ा सा बहुत सोच समझ के देखते हैं कि भी आपने भी इतना स्ट्रगल किया वहाँ पहुँचने के लिए। स्टोरी मैंने सुना है ज़्यादा ही ड्रामेटिक है हमारे लिए भी, इतनी दिक्कतें आई हैं फॉर श्योर। अगर ठीक बैठा तो अगले पॉडकास्ट में देखते हैं नेक्स्ट स्टोरी के लिए भी। ओके, थैंक यू। जी जी, Thank you.